अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सूबाई इंतखाबात के हवाले से आईनी बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे, उसके बाद गैर सियासी बच्चे और जो सियासी अंकल्स के दरमियान आजकल मैच पड़ा हुआ है, PMLN की बात कर रहे हैं, उनकी अंदरूनी सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में IMF की तो मिन्नतें हम कर रहे हैं, लेकिन 85 रुकनी काबीना भी हमने अपनी इतनी जहाजी लेवल की बना ली है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस और उनके हवाले से अपना किरदार अदा करने से जो साफ इनकार किया है इदारों ने। पहली दफा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का ये साल है। 90 के दिन के अंदर आइन ने कहा है कि इलेक्शंस होने हैं सूबाई असम्बलियों के, लेकिन इस वक्त जो 3 अहम इदारे हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं कि इलेक्शन कराने की पोजीशन में वो नहीं है। आगाज करते हैं। वजारत दिफा ने इलेक्शन में एहलकारों की फराहमी से माजरत कर ली है। कहा है कि फौज अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ है, इलेक्शन एहलकार नहीं दे सकते। वजारत खजाना की इलेक्शन में एहलकारों की फराहमी माजरत सामने आई। कहते हैं जी कि मौशी बहरान और खसारे का सामना है, इजाफी जिमनी ग्रांट का मुतालबा मौखर किया जाए। वजारत दाखिला की इलेक्शन में एहलकारों की फराहमी से माजरत। मुल्क दहशत गर्दी के हालिया वाकयात के बायस सख्त सिक्योरिटी सूरत हाल से गुजर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन में एहलकारों की फरहमी से माजरत कर ली। कहा कि पंजाब में 13.25 लाख से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अदालती अफसरान की फरहमी से मुकदमात का इल्तवा मजीद बढ़ जाएगा। साफ साफ इनकार है कि जी इलेक्शन कराने की पोजीशन में इस वक्त हम है नहीं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन के हवाले से जो है अहम रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में वो आम इंतखाबात कराने को तैयार होंगे। अब फरवरी 2023 है। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के कयाम को 8 माह हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क का हर जो आईनी माइंड है, यानी कि जो कानूनी लीगल माइंड है, वो ये कहता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शंस को किया नहीं जा सकता। PMLN ने एक बड़ी ही अनोखी किस्म की अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है, गुड कॉप और बैड कॉप। जुबैर उमर साहब की बात करें, वो खुरम दस्तगीर साहब की बात करें, तो ये वो लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उस गुड कॉप इमेज को, और ये कहते हैं जी इलेक्शन होना चाहिए है 90 दिनों के अंदर ही। वो कहते हैं जी मैं आइन के साथ खड़ा हूं, आइन के साथ ही हम 90 दिन का मतलब 90 दिन है और 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। ये कहना है कि जी ये उसके बाद नहीं कुछ लिखा हुआ। आई थिंक जो लिखा हुआ है उसी पर जाना चाहिए। उनको खत लिखने की जरूरत नहीं थी। आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 90 दिन में इंतखाबात होंगे। PMLN का ही जो दूसरा फैक्शन है, यानी जो हॉक्स हैं, जिनको हम बैड कॉप्स कह दें, वो कहते हैं जी कि इलेक्शन नहीं हो सकता, रोज रोज इलेक्शन नहीं करा सकते, पैसे नहीं है। ये इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है उस पूरे ग्रुप ने, जरा ये सुनिए। जो आईनी वक्त है वो 90 रोज है। 1988 में सैलाब जब आए तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। सन 2008 मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील करके उसको 6-8 हफ्ते आगे ले गए। तो ये चीजें होती रही हैं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की। आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। क्या समझते हैं आप? इंतखाबात अभी इस जो 2 सूबों के होंगे नहीं होंगे, 2 सूबों के नहीं होंगे। ये अप्रैल में इलेक्शन नहीं होते तो फिर अक्टूबर में जब बाकी मुल्क में होंगे तो यहाँ भी हो जाए। बात करेंगे। स्टूडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मालिक साहब। खावर घुमन साहब भी इस्लामाबाद में ही हमारे स्टूडियो के अंदर तशरीफ रखते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से हमारे साथ इस वक्त वाया वीडियो लिंक हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो वकला बरादरी है वो पिटिशन लेकर जा रही है अदालत के अंदर कि जी इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने तय इलेक्शन कराना चाहती है। ऑब्वियसली PMLN के अंदर जो धड़ेबंदी है, एक धड़ा समझता है कि इलेक्शन होना चाहिए, एक कहता है कि अभी उसके बारे में कोई हतमी बात कर नहीं सकते। पीपल्स पार्टी कहती है जी इलेक्शन करवाएं। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात कहती है कि होने नहीं है इलेक्शंस। ANP और MQM के बहरहाल इस वक्त क्या पोजीशन है वो में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन MQM हिस्सा ले रही है इस वक्त तो जो भी ज़िमनी इंतखाब है उसके अंदर। ये सूरत हाल है जी इस वक्त, जबकि इदारे कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराने के लिए जो नफरी चाहिए वो हम दे नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी इस वक्त कैपेसिटी जो है वो है नहीं। ये पहली मरतबा हो रहा है तारीख के अंदर कि ये इतनी लंबी कंसल्टेशन हो और साथ साथ साफ जवाब दे दिया जाए इदारों की तरफ से कि जी इलेक्शन कराया नहीं जा सकता। लेकिन क्या आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? इस पर भी बात करेंगे। मालिक साहब से आगाज करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है इलेक्शन नहीं करा सकते, ब्यूरोक्रेसी कहती है इलेक्शन नहीं करा सकते, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है इलेक्शन नहीं करा सकते। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर ही होने से, 1 दिन भी आगे नहीं हो सकता। देखिए आइन और कानून तो बड़ा क्लियर है।
اور آئین بڑا کلیئر ہے کہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے اور سارے آئینی طور پہ پابند ہیں اس کو پرووائڈ کرنے کی. اب تو ڈٹائی کی بات میں کر لو, آئی ول بیکاز آئی کین, وہ والی تھیوری چل رہی ہے. اور آپ اپنے ابتدائیے میں کہہ رہی تھیں کہ اسپلٹ اوپینین ہے پی ایم ایل این میں. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک یہ ڈیلیبریٹلی بحث ہے کہ جیسے بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے اور کچھ حرک میں ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ, جسٹ ٹو لک لائک اٹ, کہ ابھی تو ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. دیکھیں بڑی کلیئر ہے کہ ڈیسائیڈڈ ہے, کم واٹ میں. ان کا دیکھ لیں گے کیا ہوگا. قانونی جنگ چلے گی نا, چلتی رہے, ایک کرائسس ڈیپن ہوگا, ہو جائے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ ہے, ختم ہوگی بات, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور آج ہم اپنے شو میں بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کورٹس کے اندر آ گئی ہیں. کورٹس کے پاس پاور ایک مورل اتھارٹی یا لیگل اتھارٹی ہے. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ امپلیمنٹیشن ہوگی اگر ان کو فوج کی بھرپور انکویسچنڈ اینڈ انفیٹرڈ سپورٹ ہوگی. دیکھنا بھی ہے کہ ایکویژن کیا ہے. ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور خان صاحب کا بڑا زیادہ مسٹرسٹ ہے, پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ اچھا جی وہ ہٹ گئے, یہ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہے. خان صاحب بھی روز کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ٹھوک دیتے ہیں جس میں پھر لہو گرمانے کے لیے ہی کیپس اسٹوکنگ دا فائر. سو اب یہ ٹرائنگل ایسے بن رہا ہے, جوڈیشری, فوج, پی ٹی آئی. گورنمنٹ تو بڑی کلیئر ہے. ان تین کے لیے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, دا ڈکس ہیو ٹو بی لائنڈ. کیا یہ ڈکس لائن اپ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, یہ وہاں جا کے بات ختم ہونی ہے. ورنہ گورنمنٹ تو بڑی کلیئر ہے. اب جو گورنرس کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو مطلب اب تو نان اسٹارٹر, نان برینر. پنجاب کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایک بڑی رسپانسبل پوزیشن میں موجود ایک صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ کہہ کے لایا گیا ہے کہ یہ 6 مہینے کی بات نہیں ہے, اس سے بھی آگے کی بات ہے. سو اس لیے ان سے پوچھا بھی کیوں آپ یہ اپنے گلے میں 3 مہینے کی بدنامی ڈالنا چاہتے ہیں. کہا نہیں, ہمیں کہا 3 مہینے نہیں, اس سے آگے کی بات ہے. قمر صاحب یہ تو چلے ایک سیاسی پولیٹیکل کرائسس تو اس ملک میں کب نہیں رہا. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ایڈمنسٹریٹو کرائسس بھی آئے گا, بیکاز اگر آپ کا الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہے کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر آدھی اسمبلی میں کئی انتخاب ہو رہے ہیں, کہیں نہیں ہو رہے, کچھ کے استعفے منظور ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, کھچڑی پکی ہوئی ہے نا. سو یہ جو اس کے بعد باقی بحران آنا ہے جس میں اب پتہ نہیں بجٹ کیسے ہوگا, آئی ڈونٹ نو, جو پروکیورمنٹس وغیرہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں فسکل ایئر پہ, وہ کیسے ہوگا, اس کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ جو آپ کے سارے سوالات ہیں ان کا جواب یہ جو آئین پاکستان کے اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں بڑے ہی ہم ایک آف دا کپ لائٹ موڈ میں, نہیں وہ الیکشن کروانا نہیں چاہ رہے, الیکشن نہیں کروائیں گے, اور یہ ریزائن موڈ ہے, ریزائن ٹو فیٹ والا. پرابلم یہ ہے کہ آج شام کو ہم اپنے پروگرام میں جو اعتزاز احسن صاحب کو لیا ہوا تھا, اب وہ سارے آرٹیکلز کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی آرٹیکل 105 ہے, اس کی سب کلاس 3 ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days. ممکن ہی نہیں ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. سب سے اہم سوال ابھی جو مالک صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی جسٹس منیر بننا چاہے گا, کوئی ایسی لیگسی چاہے گا. کوٹ اینڈ کوٹ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اعتزاز احسن صاحب کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آج کی تاریخ میں یہ کام کرتی ہے, ایک تو وہ کر نہیں سکتی, اگر وہ کرتی ہے تو یہ ایک کرمنل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکٹ ہوگا کسی بھی جو ہے عدلیہ کی طرف سے کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ, جس طرح آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو فیو ویکس جو ہے الیکشن آگے گیا. اس طرح جو جنیجو کے الیکشن ہوئے تھے, جب آپ کو پتا ہے کہ جنرل ضیاء پیرا پھٹ گیا, وہ بھی کچھ عرصہ, وہاں پہ بھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں انہوں نے کنڈون کیا. ایک واقعہ ہو گیا, اس کو کنڈون کیا, اس واقعے سے پہلے انہوں نے آتھرائز نہیں کر دیا کہ خدا نخواستہ اس واقعے کو اس ٹائم کو یہ ایکسپیکٹڈ ہے, خدشات کی مبنی فیصلے نہیں تھے, آپ کر نہیں سکتے. لہٰذا یہ بحث و مباحثہ کم از کم ابھی میری یہ عقل سے باہر ہے کہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ 90 days سے آنورڈ جو ہے یہ کے پی اور پنجاب کے اندر یہ الیکشن کو آگے کر لیں گے, یہ میعاد بڑھا لیں گے وقت کی. خواہشات بالکل ہیں اس وقت. مالک صاحب 200% صحیح بات کر رہے ہیں. نون لیگ کی جہاں تک تعلق ہوا, جائے بھاڑ میں, جو مرضی ہوتا رہے, مارشل لا لگتا ہے, ٹیکنوکریٹس آتے ہیں ملک کے اندر, اس وقت کوئی آئینی کرائسس ہو جاتا ہے, جو مرضی ہو جائے, وہ الیکشن کے حوالے سے بالکل ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں. اور ایک اور آج ایک ججمنٹ کا ذکر کیا ہے, یہ خواجہ آصف صاحب پٹیشنر تھے سپریم کورٹ کے اندر, وہ اعتزاز احسن صاحب نے ذکر کیا ہے
کہ بڑا واضح ہے کہ کیئر ٹیکرز تو ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ خاص طور پر پنجاب کے اندر تو وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ 5 سال کی حکومت کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کہا گیا ہے خالی 6 مہینے کی حکومت نہیں ہے ان شیورٹیز کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہم نے بدنامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا. آپ ایک تاریخی واقعہ بتا دوں. ڈان کے اندر یہ 2002 یا 2003 کی بات ہے, ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا, پینل انٹرویوز کیے ہم نے بڑی بڑی شخصیات کے. میں اس وقت ٹرین رپورٹر تھا, جنتی اششری وہاں پہ جونیئر رپورٹر تھا. ہم نے چوری شجاعت کا کیا, نثار علی خان کا کیا, جنرل مشرف کا بھی انٹرویو کیا. اصغر صاحب تھے ہمارے, انہوں نے سارا کچھ کیا. میری ڈیوٹی لگی تھی وہ نوٹس لینے اور اس کو سارے کو اس کو ٹائپ کرنا. مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف نے کہا تھا اس انٹرویو کے دوران کہ جی بینظیر بھٹو ہے, نواز شریف, دیر ہسٹری, دیر گون, دیر شیلف لائف از اوور. آپ نے دیکھا سوچ خواہشات ہر بندے کی ہوتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ دور میں کسی میں بھی یہ ہمت ہوگی کہ وہ ان آرٹیکلز کبھی اتنے ایبسولوٹ سے پاکستان کی سیاست. مجھے آج ہی ایک بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں جو ون آف دا ٹاپ 8 تھے مشرف صاحب, وہ آج ہی قصہ سوال تھا کچھ منٹ پہلے کہ جنرل مشرف نے ان کو کہا کہ میری بات ہوگی ہے کنگ سے, سعودی کنگ سے, وہ نواز شریف نہیں آئیں گے. بی بی لینڈ کر گئی تو نواز شریف بھی آ گئے. تو بادشاہوں کی گارنٹیز بھی نہیں کام کرتی. اور جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 لگا, یہ مت بھولیے گا کہ یہ اگر دستوری آئینی انحراف ہوا تو آنے والے وقتوں میں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ کوئی کر دے گا, قانونی پکڑ نہیں ہوگی, یہ ضرور ہوگی. بٹی صاحب یہ جو ریزنز آپ نے دیکھے ہیں, ایک تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے پاکستان میں, کتنے ہر الیکشن سے پہلے یہ نفری یہی مینج ہوتی ہے نا, ساری آگے پیچھے ہوتی ہے, وہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. پھر کہا جی پیسے نہیں ہے, ملک بھی ہمارا ہمیشہ ایسے ہی مطلب اسی تھریش ہولڈ پہ رہا ہے, کبھی تو بہت خوشحال بہت مالدار تو ہم رہے ہی نہیں ہیں. تیسرا یہ جی آبادی کی مردم شماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہے, تو سیکیورٹی کے ایشوز بھی 2008 کے اندر بھی تھے, وہ بھی 2013 کے اندر بھی تھے, 2018 کے اندر بھی تھے. تو یہ تینوں وجوہات ہیں. اس مرتبہ ایسا خاص کیا ہے کہ بھئی اس کو کنسلٹیشن پروسیس میں شامل کیا جا رہا ہے اور ان پہ غور کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں ہمیشہ سنتے تھے جب مارشل لا لگتی ہے تو آئین سسپینڈ ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ ہوا جمہوری حکومت میں آئین غیر فعال ہو چکا ہے, آئین نامعلوم ہو چکا ہے, تلاشے گمشدہ ہو چکا ہے, آئین کا پاکستان میں وجود ہی نہیں. 8 جیسے ابھی خاور گمن صاحب فرما رہے تھے, 8 دن پہلے بھی ہم نے اعتزاز احسن صاحب کو لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں ان پر آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور 90 دن کے بعد ایک ہی منٹ بھی یہ قبضہ گروپ ہو گئے اور اسی وقت ان پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. تو لہذا یہ خود جو اس وقت نگران ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی 2 سے 3 سال کے لیے, ہم 3 ماہ کے لیے بے وقوف ہیں کہ اس معاملات میں آئے. دوسری طرف مجھے یہ بتا دیں, گزارش یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں کراتے, مان لیا نہ کرائیں, تو آئین ختم کر دیں, پھاڑ دیں, جلا دیں آئین کو, منمانی کرے. انا اور ضد اپنی جگہ, لیکن یہ آئین سے بڑے نہیں ہوتے. کوئی چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے محترم, آرمی چیف صاحب بھی ہوں گے, کوئی بھی سرکاری افسر وہ آئین اور قانون کے مطابق دیے ہوئے اختیار کے مطابق کام کرتا ہے. اگر وہ اس کو آگے کراس کرتا ہے تو وہ وائلیشن کرتا ہے اپنے اوتھ کی. اس کی سرکاری افسران میں ڈسمسل فرام جاب ہے, یہ منیمم سزا ہے. یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے؟ آپ کی نگران حکومت ٹوٹل بائسڈ لا تعداد آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی. 90 دن کے بعد اعتزاز احسن کے مطابق موجودہ نگران حکومت 1 منٹ رہنا اس کا غیر آئینی غیر قانونی کام ہوگا, اور آرٹیکل 6 ان پر آفیشل لگے گا, لگنا نہیں. اب یہ انا اور ضد کے تحت میری خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو, تو کیا میری خواہش پہ تو ملک نہیں چلنا؟ اگر موجودہ شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو آئین کے مطابق بنے ہیں نا. وہ صحیح تھا غلط تھا عدم اعتماد کیا تھا, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. لیکن اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو اصولی طور پر یاد رکھ لیں کوئی بھی الیکشن کے قابل نہیں رہے گا. ٹھیک بات ہے, عدلیہ اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی
کس قانون کے تحت کس کے تحت یہ آگے الیکشن لے جائیں گے. 83 لوگوں کی وزارت بنا لی انہوں نے, حکومت بنا لی, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے. آئی ایم ایف سے آپ نے ہر شرائط مان لی, آپ نے اربوں روپے کیس مقدمات آپ نے ختم کر لیے. آپ آئے کیا, اگر نہ آپ سیکورٹی ملک کو دے سکتے ہیں, نہ اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ سیاسی استحکام پیدا کر سکتے ہیں, تو پھر چھوڑ دو اس ملک کی جان, وہ چھوڑ دو یار. 40 سال حکومت کر لی ہے. بٹی صاحب کیسے چھوڑ دیں؟ ابھی آئی ایم ایف کا معاہدہ ڈیل ہو گئی ہے سر, اب وہ جو قیمتیں وغیرہ بڑھائیں گے وہ بڑھا کے وہ آرام سے الیکشن میں چلے جائیں, مطلب کیوں چھوڑیں وہ؟ ماریا صاحبہ یہ ان کی خواہش ہے نا, لیکن آئین کے تحت حکومت کرنی ہے نا, آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا. میں نے کہا تھا ان کو جا کے آ کے حکومت لو, آپ نے کہا تھا, ہم نے تو نہیں تھا کہا حکومت لو. اگر آپ نے حکومت لیا, 2 اسمبلیوں کی تحلیل ہو چکی ہیں, پنجاب اور کے پی کے میں ایک عوام کا منتخب نمائندہ نہیں ہے ایم پی اے, 2 صوبے لاوارث ہیں اپنے نمائندوں سے. آپ ان کو ایک غیر لوگوں کو لا رہے ہیں جو ہمیشہ نگران حکومت ہوتا ہے, چوکیدار, جو ٹیمپریری دونوں جماعتوں کو. پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں یہ جانبدار ہے, اس نگران حکومتوں کا وجود ہی غیر آئینی بنا دیا آپ نے. اتنے متنازع افسر تعینات کیے جا رہے ہیں, انٹرویو کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے. یار چھوڑ دو ملک کو ختم نہ. پرابلم یہ ہے بھٹی صاحب, جو اس کے ذرا اگلے 6 سے 8 مہینے کی ذرا جو منظر کشی ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی 90 دن ہوں گے تو پی ٹی آئی عدالت میں جائے گی, ان حکومتوں کو چیلنج کرے گی, پھر ایک اور پولیٹیکل پروسیس چلے گا, انسٹیبلٹی تو رہنی ہے. آئی تھنک منیمم یہ چاہیں گے کہ پروونشل الیکشنز پہلے نہ ہوں, اکٹھے ہو جائیں. 2 ریزنز ہیں. اگر پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ ہم ہار جائیں گے تو پھر وہ ایک فضا بن جاتی ہے, اور جیسے ابھی بھی بات ہوتی ہے, دیکھیں بائی الیکشن ہم سارے جیت گئی, پی ٹی آئی, اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. ان کا منیمم خواہش یہ ہوگی کہ جو نظر آتی ہے یہ لگ رہی ہے کہ کم از کم پروونشل الیکشنز اتنے ڈیلے ہو جائیں اگست تک, اور چاہے وہ لیگل رینگلنگ ہو جو بھی ہو, اور معاملات وکلا کافی تیز ہوتے ہیں, وہ کھینچ لیتے ہیں چیزیں کافی جگہ, جو کہتے ہیں consequences be damned. So I think minimum ان کا پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ نظر آتی ہے کہ کم از کم یہ ایک ٹائم پہ ہو, اور اگست تک ہم کسی طرح کھینچ لیں. کیسے کھینچیں گے اٹس بیونڈ می, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ منیمم ہے. لیکن جو حالات جس طرح بن رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ اکتوبر بھی بڑا سیریس کوشچن مارک ہے, اکتوبر کے الیکشنز پہ بھی, اور وہاں تو پھر گنجائش ہے. اکتوبر کے الیکشنز تو پھر کھینچنے کی گنجائش ہے 6 ماہ تک, وہ بھی بڑا اسٹریچ کر کے, لیکن کم از کم ایک چھوٹا سا ٹریپ ڈور ہے, یہاں تو ہے ہی نہیں. تو اگر اس کو یہ لٹکا گئے 2-3 ماہ, تو پھر آئی تھنک دس ول آلسو بولسٹر دا کانفیڈنس کہ یار اگر جہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی وہاں پہ اگر ہم نے 2-2.5 مہینے اوپر لے گئے معاملے کو, تو وہ تو ہم ڈیفینیٹلی آگے لے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل 90 دن کے بعد جو یہ کابینہ فیصلے کرے گی, جو ان کے ساری ڈیسیژنز ہوں گے, وہ ایوری تھنگ ول بی چیلنجڈ. دیکھو 2-3 چیزیں ابھی جو آئی ایم ایف کی چیزیں ہیں, جو فگرز ہیں ہمارے جو یہ اگری کر رہے ہیں, یہ ابھی مصیبت پڑ جانی ہے 3-4 ماہ تک. یہ ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کے بغیر نہیں پاکستان کی اکانومی نے جانا صحیح طرف, اور اب یہ ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ از اے 4 لیٹر ورڈ جس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے, وہاں پہ جانا ہی پڑنا ہے, چاہے یہ جائیں چاہے نئی گورنمنٹ جائے. سو جیسے آپ نے کہا واٹ کاسٹ, دیکھیں سولوشن تو ایک ہے, 5 سال کی گورنمنٹ ہے, جو بھی ہے, یہ آتے ہیں دوسرے آتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر کون آتا ہے, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو 2-3 سال گالیاں سننی پڑیں گی. لیکن الیکشن کے بعد سکون آ جائے گا, جس کو جو بھی جیتے گا, جو ہارے گا. پرابلم یہ ہے نا کہ آئے نہ آئے, لیکن کم از کم جو آپ کی اکنامک پالیسی میکنگ ہے نا, وہ تو ایک ڈگر پہ چلے گی. آپ کے ساتھ آپ نے ملٹی لیٹرلز کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, آپ نے بائی لیٹرل کے ساتھ کرنی ہے, آپ نے سب کے ساتھ رینیگوشیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیں آج جو آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ شاید اگلے 6 ماہ میں اور 7 ماہ میں میجیکلی آپ کی ایکسپورٹس بہت بڑھ جائیں گی, بلینز آپ کا ساتھ جائیں گے. آپ کو ہر سال اگلے 5 سال $35 بلین چاہیے جسٹ ٹو اسٹے افلوٹ. میں تو حیران ہوں کہ اگلے 6 ماہ بعد ایسا کیا ہو جائے گا کہ جس کے بعد یہ الیکشنز پہ جانے کے قابل ہوں گے. کیا کوئی نہیں ہوگا. اکتوبر کے بعد اگلے سال کیا ایسا ہو جائے گا جس کے بعد یہ الیکشنز پہ جانے کے قابل ہوں گے, اس سے اگلے سال ایسا کون سی میجیکل چیز ہو جائے گی کہ الیکشنز پہ جانے کے قابل ہوں گے. ویئر ڈز دس اینڈ؟ جو سوال یہ ہے نا کہ کیسے یہ جو 90 ڈیز یہ جو میعاد ہے اس کو عبور کرنا ہے تو کون کرے گا, کیسے کریں گے؟ آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ it shall be the duty of all executive authorities in the federation and in the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his duties. بس قانون تو کلیئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کو اصل میں جن کو آئین پڑھ کے سنا رہے ہیں نہیں, الیکشن کمیشن نے پوچھنا نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے کہنا ہے
वजारत दफा को, वजारत खजाना को, वजारत लॉ एंड जस्टिस को कि ये हमें चीजें चाहिए, हमने इलेक्शन करवाना है, मेक इट हैपन। एग्जैक्टली। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन अगर ये नहीं कर सकता, आज भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नायब तरामीम के हवाले से केस चल रहा था, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि जब लास्ट टाइम ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो स्पीकर की रूलिंग का मसला आया था, तब इलेक्शन कमिश्नर ने वहां पे मौजूद थे आखिरी दिन जब ये फैसला हुआ था, उन्होंने कहा जी हम नवंबर 2022 में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, इतना हमें टाइम चाहिए। तो क्या अब इलेक्शन को डिले करवाने के लिए मुझे लग रहा है कि कोई वो कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स ये इनके पास फार्मूला होगा, क्या होगा, कोई हमला करवाएंगे या किसी के ऊपर हमला करेंगे, मुल्क के अंदर किस तरह के हालात वाकयात क्रिएट करेंगे, तो फिर उस तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं बार बार, वो ये कि देखें वो जो इमरान खान फैक्टर है ना, जब वो हुकूमतों से निकल रहा था तो मेरा भी ये ख्याल था यार पंजाब की गवर्नमेंट, केपी की गवर्नमेंट, आपके पास 70% जो आपके पास हुकूमत है, ये कर क्या रहे। तो लेकिन अब ये लग रहा है कि गेम फंस गई है वैसे। अब इवेंचुअली सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ये फैसला करना है कि वो कितना बोझ उठा सकते हैं, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड फॉर द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। जो इमरान खान फैक्टर की बात हो रही है इस पे आके गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जो उनकी नाअहली या गिरफ्तारी और इसकी भी मुंतजर है बहुत सारे जो अगली पॉलिटिकल मूव्स हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जितनी तेजी से इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ केसेस जो हैं वो उनको दोबारा से माजी से बाहर निकाल के झाड़ पोंछ के दोबारा उनको पहिए लगा दिए गए हैं। इस मुल्क की एक रिवायत है, तो रिवायत ही कहेंगे, इसको हकीकत भी नहीं कहेंगे, कि जिस तरह से नॉकआउट किया जाता है पॉपुलर लीडरशिप को, बज़ाहिर कुछ वैसे ही हालात बन रहे हैं और ये खुद एंटिसिपेट पीटीआई भी करी। भट्टी साहब, क्या अब ये जो अगले 4-5 माह में इमरान खान साहब की जो नाअहली है, मतलब आप हमारी गुफ्तगू चेक करें, मतलब हमें ऑलमोस्ट यकीन है कि उनको नाअहल करार करने का जो फैसला कर दिया गया है वो हो भी जाए मोस्ट प्रोबेबली, तो ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि कोई चेंज आएगा डायनामिक्स में? क्या पीटीआई की सियासत में जो प्रेशर डाल रही थी वो बढ़ेगा या वो कम होगा? देखिए हमारी मेरे ख्याल में जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, हुकूमत की हर ज्यादती नाइंसाफी इमरान खान को मजबूत और मकबूल कर रही है। उनकी हमायत की इजाफा हो रहा है, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ रही है, वो इमरान खान से मुकदमे से लेके कातलाना हमला हो, आदम सवाती की गिरफ्तारी से लेके शेख रशीद की गिरफ्तारी हो, इमरान खान की गिरफ्तारी हो, इससे पीडीएम का ग्राफ जमीन बोझ हो रहा है, नीचे गिर रहे हैं। अगर ये अक्टूबर में भी ले जाते हैं तो ये ऐसी खाई में होंगे जहां इनकी आवाज इन्हें नहीं सुनाई देगी। एक तो 90 दिन से एक दिन भी ऊपर ले जाना, जो जो उसका होगा वो उसका मुल्जम होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अगर आइन नहीं मानते तो नहीं मानते, लेकिन मुझे ये बता दें, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के आने से हुकूमत ठीक हो जाएगी। ठीक बात। अब इलेक्शन के फरार का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब एक ही शर्त है, नवाज शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है मेयर लाहौर है या वजीर आजम है, मुझे नहीं पता, 7-8 दिन से लाहौर में है। 4 दिन पहले एक मीटिंग होती है मुबैना तौर पर, उन्हें कहा जाता है कि जी हम यकीन दहानी करा रहे हैं, हमें बाद लोगों ने यकीन कराया इमरान खान मार्च की 1 का सूरज जेल में काटेंगे या नाअहल हो चुके होंगे। अब ये पूरा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन ये इमरान खान को जेल में कर लें या नाअहल करा लें, हर 2 सूरतों में अब तक बादियो नजर में पीटीआई इलेक्शन से नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी बन चुकी है। इसकी जमानतें जब्त हो सकती हैं मुमकिन आज इस वक्त तक। IMF से डील कर लेंगे, 2 महीने अच्छे आ जाएंगे, महंगाई उस तरह होगी, तो इलेक्शन के अलावा रास्ता कोई नहीं है। कुछ लोगों की जिद है जो माजी में ताकतवर थे कि हमने इमरान खान को निशाने इबरत बनाना है। वो यार जिसको अल्लाह इज्जत दे रहा है, आपकी आप देखें ना, मरियम को इन्होंने लॉन्च किया, किस बुरे तरीके से पिट गई मोहतरमा। बहावलपुर जो हुआ उसकी आप फुटेज निकालें, लाहौर एयरपोर्ट पर जो हुआ 3500 बंदा नहीं आ सका। पीटीएम नून लीग के पास एक ही अब कार्ड था, सिर्फ मरियम नवाज। नहीं सर, नवाज शरीफ कार्ड भी हैं जी, वो वापस आएंगे, वो लीड करेंगे कैंपेन को। एक्सपायर मॉडल हो गए, वो एक्सपायर मॉडल हो गए। 4 महीने
मोहतरमा मरियम नवाज साहब पार्टी लेने गई थी चीन ने वालिद साहब से, वो ले आई चीन के। अब अमलन प्रैक्टिकली तो नवाज शरीफ जीरो है, अभी तक तो सजा याफ्ता है, चीफ ऑर्गेनाइजर वो है। चुन चुन के हमजा शहबाज के बंदों को कॉर्नर किया जा रहा है। हमजा तो नजर ही नहीं आ रहे भट्टी साहब, हमजा साहब हैं कहाँ? वो जो एटलीस्ट 6 महीने से तो मुझे नजर नहीं आए मंजर आम पे। आपने देखा है उनको लाहौर में, पंजाब में, या वो मुल्क से बाहर ही हैं? इतना कुछ हो गया पंजाब में, हमजा साहब नजर नहीं आए। हमजा शहबाज आपके प्रोग्राम में एक मेहमान बैठे हैं, हमारे बड़े हरदिल अजीज दोस्त हैं। वैसे तो अल्लाह मालिक होता है, लेकिन दुनिया में आजकल कुछ लोग वैसे ही मालिक बन जाते हैं। उनसे पूछे हमजा क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, मुल्क में किससे ज्यादा क्या हुआ? पंजाब असेंबली तहलील हुई, कातलाना हमले हुए, हमजा शहबाज आपको नजर ही नहीं आ रहा। ठीक बात फिर है, कहते हैं पार्टी में इख्तिलाफ कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, शाहिद हकान अब्बासी सदारत से छोड़ देता, मेहताब अब्बासी छोड़ देता, ख्वाजा साद छोड़ देता, आदि नून लीग 5 बंदों को, मरियम नवाज साहबा को उन्होंने कहा जी हमने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ना नून लीग की टिकट से। मुझे बताएं, आपकी आवाम में आप जीरो हो चुके हैं, पार्टी में आपकी मकबूलियत। प्रॉब्लम ये है भट्टी साहब, मरियम थोड़ा सा इसको गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए। इसका मैं एक फ्लिप साइड पेश करना चाहती हूँ। एक जो पीटीआई के लोगों से बात करें ना, तो उनमें भी एक तरीका जो एक थ्योरी जो वो फ्लोट करते हैं, वो कहते हैं जी कि IMF की डील हो जाने दें, उसके बाद जो है काफी सारे हालात मुनासिब हो जाएंगे। ये जो इस वक्त दबाव है, ये सब कुछ है, ये IMF की डील होने तक एक प्रेशर है। उसके बाद दे आर एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़े से चेस बोर्ड पे सब पीछे जाएं और उनके लिए रूम बने, पीटीआई के लिए, PMLN के लिए नहीं। आज मेरे प्रोग्राम में असद उमर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं आर्मी रिलेशंस में बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको मैसेज आता है आर्मी चीफ का, जैसे खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे मैसेज आया तो फिर मैं सोचूंगा, तो मैं कहा क्या उस मैसेज का ये मतलब आप लेंगे कि चलें APC में आ जाएं, या आप उसका ये मतलब भी लेंगे कि एक से ज्यादा दरवाजे खुल गए हैं और अब हम बाकी चीजों पर भी बात करने पे तैयार। को अभी आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले मुझे असद उमर को कि हमारे साथ कोई रवाबित नहीं है, कुछ हफ्तों से बिल्कुल बातें रुकेंगी। तो आंसर वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा इसका मतलब ये होगा कि एस्टैब्लिशमेंट ये कंसीड कर रही है कि हम रेलिवेंट प्लेयर हैं, बिग प्लेयर हैं, और इसका मतलब यकीनन ये होगा कि बाकी बातें भी होंगी। सो ये खाली उसकी इन्विटेशन नहीं होगी। तो इस लिहाज से ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड इट डवटेल्स विद व्हाट यू आर सेइंग कि अगर वो हो। लेकिन हमें ना एज एनालिस्ट दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। जो दूसरी साइड है जो इस पॉलिसी को सपोर्ट करती है कि रगड़े और ये करें वो करें, वो ये पॉलिसी बेच रहे हैं कि देखें अप्रैल में सबका ख्याल था कि अनटचेबल है खासा, और अगर आप काटोगे तो खून नहीं निकलता। अप्रैल से लेके अब तक खान साहब अपना कोई मुतालबा नहीं बनवा सके, कोई चेंजेस नहीं करवा सके, ना किसी ऑफिसर की ना कुछ। उन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में एंटर नहीं हुई। उन्होंने असेंबलीज तोड़ी तो अभी तक इलेक्शन के चक्रों में फंसे हुए हैं। इंटरिम गवर्नमेंट्स उनकी मर्जी की नहीं बनी। अब हर चीज करी जाए, FIR नहीं कटवा सके, तो वो उनका आर्गूमेंट यह कि देखें इमरान खान इतनी बड़ी हकीकत है, एंड टू कोट समबडी, उनके वर्ड्स थे, देखें इमरान खान 90 सीटों की हकीकत तो है ना कम अज कम। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्या कहते हैं ना 1000 कट्स, और उस तरह होगा। और फिर आप देखेंगे कि अल्टीमेटली, और एक चीज और इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट की जाती है कि पहले PMLN की डिस्क्रिप्शन होती थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, ये कि जैसे खान साहब आजाद हैं, मियाँ साहब को भी आप रिवाइव करें। अब उनकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई है कि मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई रहे, खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई करें। सो लाइक यू सेड, बड़ी चीजें इन मूवमेंट है, बड़ी चीजें लिंक्ड विद वन अनदर। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज क्लियर है कि कोई इदारा इस वक्त या इंस्टीट्यूशन या पार्टी या कोई भी ऑल पावरफुल या ऑल कंट्रोलिंग नहीं है। ठीक बात है, ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। अल्टीमेटली अगर इलेक्शन ना हुए इस मुल्क में, इतना गंद पड़ेगा कि मुझे फिर डेमोक्रेसी पहली कैजुअल्टी नजर आती है। मियाँ साहब, इमरान खान, ये सारे बाद में आएंगे। पहली कैजुअल्टी इस मुल्क में खुदा ना खास्ता डेमोक्रेसी होगी अगर इलेक्शंस इस मुल्क में ना हुए। मुझे तो खैर वो और भी कैजुअल्टीज नजर आती कि इज्जत बचा के निकलना भी मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे मामलात के अंदर। हम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह एक केओस, एक क्राइसिस को केओस में तब्दील किया जा रहा है, और हम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं, और ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिजाइन है। कितना प्रेशर जो है, किस हद तक जो है इस पूरे मामले को एक कंट्रोल्ड तरीके से चलाया जा सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम जिधर हैं एक अनचार्टेड टेरिटरी है, कोई हमारे पास माजी में एटलीस्ट माजी करीब की मिसाल नहीं। अनकंट्रोल्ड मिस्टेक्स क्रिएट अ वेरी कंट्रोल्ड केओस। सो वो
हाउ लॉन्ग कैन दिस गो ऑन? मुझे नहीं मालूम, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। देखिए अक्सर आपके प्रोग्राम में एक चीज़ का जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कुछ 16 करोड़ के करीब जो है ना मोबाइल फ़ोन, हमारे फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है, उसमें स्मार्टफोन भी अवेलेबल हैं। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, आप किसी घर चले जाएं, बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है वो जनाब आला वो यूट्यूब लगा के बैठा हुआ है, वो टिकटॉक सुन रहा है, वो सारी चीजें व्लॉग सुन रहा है लोगों के, कुछ हालात में नेटवर्क बंद भी कर दिया। अच्छा वो आप बंद भी कर देंगे, वो आपने देख लिया। सो अब ऐसा है कि आप किसी लोगों के सामने झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक नहीं आप लोगों को भेज सकते। तो इस तरह को कि तासुर लोगों के सामने, पाकिस्तान मेरे ख्याल में हम काफी रेजिलिएंट लोग हैं, मुश्किल हालात हमने पहले भी देखे हैं। But I'm tired of resilience now, women. अच्छा सुनो, अच्छा अब देखें तोशा खाना का पहले ढिंडोरा पीटा गया, अब तोशा खाना पे खुद ये पीछे हट रहे हैं। भाई इट वाज अ बैड जजमेंट ऑन इमरान खान पार्ट के, वो नहीं लेने चाहिए था, लेकिन जो कुछ हुआ ना सबको सामने रख दिया, ये मैंने लिया, ये बेचा, ये कि मैंने जमा करवाया, अब उस पर पीछे जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस, अब उसकी आपको हकीकत ये बताऊं कि अंदर खाते ये बात करते हैं यार उतना दबाएं, कल को हमने भी जवाब देना पड़ गया तो वो जो पैमाना तय हो जाएगा तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब को बताना पड़ेगा कि वो जनाब कजाफी साहब से और फलाने मुल्क से, क्यों मोहम्मद वाल साहब और फिर जो है PMLN और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनके अकाउंट्स के अंदर पैसे आए हैं तो वो आपको सारी चीजें सामने रखेंगे। ये भी बताना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत ने गाड़ी भी जब दिखाई 7 साल इस्तेमाल के बाद फिर कागजों में आई थी कार, BMW, और वो मेरे एक दोस्त ने खरीदी थी बाद में। अच्छा एनीवेज, उसके बाद ये जो टिरियन वाइट का केस है, अल्लाह ना करे कि ये कोर्ट इसको आगे बढ़ाए, उसकी अगर ये आगे बढ़ गया, ये एक्सेप्ट होगी, इसको मेंटेन कर लिया गया। आप आज इत्तेजाज साहब ने ये बात की, और मैं चूंकि एक देहात से मेरा ताल्लुक है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह जब पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा रुथलेस जो है बिहेवियर बन जाता है, फिर हर उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार पे ये इल्जाम लगाएगा जी फलाना फलाने का, तो फलाना फलाने का, तो फलाना फलाने का। फिर वो सारा जो हमारे उम्मीदवार है ना, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक दूसरे के DNA करवाते रहेंगे। बुनियादी तौर पर हल एक ही है, अवाम के पास चले जाएं, अवाम जिस नत्थु खैरे को वोट देते हैं, मैंडेट देते हैं। अब इमरान खान के ऊपर क्या हम तनकीद करते थे, ये इतना कि यार बैसाखियों के सहारे आया, फलां जगह से सपोर्ट हुई, फलां जगह से सपोर्ट हुई। अब इमरान खान साइड पे बैठ गया, वो कहता है जी मैं अवाम में आ गया हूं, आपने जिस भी अंदाज से इलेक्शन करवाना है, जो भी आपको मुनासिब लगता है वो इलेक्शन करवा लें और आगे। लेकिन मानेंगे इमरान खान साहब इलेक्शन का रिजल्ट? बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि 2008 के उनके बयान देखिए, उस वक्त उन्होंने कहा क्योंकि मेरी मंशा के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, 2013 में कहा, 2018 में जीत गए तो नहीं कहा। 2008 के इलेक्शन को NRO इलेक्शन बोला गया, लेकिन असेंबली चली। RO इलेक्शन 2013 को बोला गया, जरदारी साहब ने बोला चले। RTS इलेक्शन 2018 को बोला गया, इलेक्शन चले, वो सारा मामला चला। लेकिन दरमियान में ये जो कड़िंगी आई, ये तो आपको पता है इसका एक बैकग्राउंड है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा अवाम। देखिए एक मैं चीज आपको बता दूं, ये जो एक हम इल्जाम लग जाता है ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसको कर दिया तो उसको आगे ले, कि एस्टैब्लिशमेंट 19-20 का फर्क जरूर डालती है, 15-20 सीटों का आगे पीछे। मेजोरिटी 2013 में हमें पता था कि नून लीग इलेक्शन जीत रही है, ये एनालिसिस था मेजोरिटी का। 2018 के अंदर इमरान खान ऑन द राइज था, नहीं कोई माने या ना माने, ऑन ग्राउंड जो डिफरेंट सर्वेज आ रहे थे, मेरे ख्याल में अवाम के पास चले जाएं, बेहतरीन सुकून आ जाएगा इस इलेक्शन के बाद, आपको लगता है? बजाय ब्रेक पे वापस आएंगे, इसके बाद क्विकली हम जरा PMLN के अंदर जो इस वक्त उनकी विरासत की लड़ाई के साथ ये इलेक्शन के डेट्स जो है आसपास अलाइन कर रही हैं, ये वजह भी है कि PMLN कतरा रही। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इस वक्त मरियम बीबी थ्रू आउट पाकिस्तान में अपने जो चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदा संभालने के बाद जगह जगह दौरे कर रही हैं, लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली एक बड़ा ही एक डीजा वू है, वो जो पिंकी वर्सेस अंकल थे, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा और उनके अंकल्स के दरमियान जब ये निगोशिएट हो रहा था कि अगली अब जो क़यादत है वो बेनजीर साहिबा ने संभाल ली, तो कौन कौन साथ चल सकता है, जो नहीं चल सकता घर चला जाए। ये वही इस वक्त सूरत हाल है। प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ ही इलेक्शन की भी सुनगुन की बात हो रही है, तो क्लैश आ रहा है। PMLN की तो चैलेंजेस में एक और इजाफा इसी वजह से हुआ ना? नहीं कोई नहीं, बल्कि PMLN के लिए अच्छा है, उनका एक विरासत की जंग खत्म हो गई, सेटल हो गया मामला। पहले ज्यादा एम्बिग्विटी थी जी, आप सवाल कर रहे थे ना उस और लाइटर नोट, किधर है हमजा, किधर क्या है, सबको पता है किधर है हमजा। हमजा इज नोवेयर नाउ। अब मरियम इज ऑल एंड ऑल क्लियर हो गया, पैकिंग ऑर्डर क्लियर हो गया, चीफ ऑर्गेनाइजर वो बन गई हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो बन गई हैं। सो नाउ पैकिंग ऑर्डर इज, पार्टी पैकिंग ऑर्डर क्या है, यहाँ साहब है। और पार्टी शेकअप है ना, शेकअप में फिर बहुत सारी जो चीजें इधर उधर होती हैं, उसका टाइम है उनके पास कि भी अपनी पार्टी को उस मौके पे फटाफट रीऑर्डर कर लें इलेक्शन में अगर जाना है। कोई इतना बड़ा क्या शेकअप करना है, मुझे करना है। ग्रुपिंग थी,
जैसे भट्टी साहब बता रहे थे, पंजाब के अंदर हमजा का सेटअप था, वो सारा डिसमेंटल हो जाएगा, हो रहा है, हो जाएगा। और हर जगह जो उनके फेवरेट्स होंगे वो नई लीडरशिप के साथ उनके भी बंदे आ जाएंगे। वो तो पहले ही पॉइंटेड, हर एक ने अपने टारगेट किए होते हैं ना। आपको आज पता है 10 चीजें आपको पता है मैंने क्या करनी है। सो एवरीबडी वाज देयर, टूल्स नहीं थे, पावर नहीं थी, पावर आ गई, ऑफिशियल चीज हो गई, क्लैरिटी आ गई, मोस्ट क्लैरिटी आ गई। सो आई थिंक अब विरासत अब खत्म है, विरासत इज नॉट अ भट्टी साहब, ये जो क्लैरिटी आई है पीएमएलएन के अंदर, ये इससे उन्हें फायदा हुआ है या मजीद कॉम्प्लिकेशंस आ गई है उनकी इस अब वक्त सियासत तो हाईवे होगा जिन्होंने ऐसा ही है। बस जो मौरूसियत की बात करते थे उनको पार्टी में बता दिया गया कि अब आपकी जगह वो कोने में है, कॉर्नर में उनको खड़ा कर दिया गया। जी भट्टी, हमारी ये गुजारिश है कि आज इस वक्त तक, कल क्या होता है मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मुस्लिम लीग नून के बारे में इतना ही कहा जाता है खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान थी। ये तो उनमें कितनी तफरीक है, कितनी तकसीम है, आने वाले दिनों में बात खुल जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने अभी तक हासिल नहीं किया। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। 2022 में फरवरी में इमरान खान के इलेक्शन होते तो इमरान खान शायद 25 सीटें या 40 सीटें भी ना ले पाता। उस वक्त नवाज शरीफ कहते थे नून लीग का टिकट बिकता है, हमारा नाम बिकता है। अब इमरान खान ने, मैं नाकिद रहा हूं, उनकी हुकूमत अच्छी नहीं रही, उस्मान बुज़दार जैसे लोगों ने जुल्म, ज्यादती और करप्शन की इंतहा की। अब इमरान खान ने क्या हासिल किया? फरवरी 2022 में इमरान खान का ख्याल था इलेक्शन होंगे, ये स्क्वीज हो जाएगी। हुकूमत गई, जो बंदा एक्सटेंशन लेना चाह रहा था इमरान खान के दबाव की वजह से एक्सटेंशन नहीं ले सका। वो जो शहबाज शरीफ को जिन बनाया हुआ था कि उसके पास मैजिक है, वो मुल्क को ठीक कर लेगा, वो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई, फेल हो गया। जो कहते थे कि इमरान खान की पार्टी मम्मी डैडी है, बर्गर फैमिली है, ये मुकाबला नहीं कर सकती, वो 10 महीने से मैदान में खड़ी है। जो कहते थे कि इमरान खान से आधा घंटा जेल नहीं काटी जाएगी, एक मच्छर इन्हें भगा देगा, वो 2 माह से गोलियां खा के लाहौर में बैठा है। ये पीटीआई ने नून लीग का बोर्ड में जीरो कर दिया। जो कहते हैं कि उन्होंने असेंबली गलत तोड़ी, देखे अब मैं और आप और तमाम आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं अगर 3 महीने के अंदर अंदर पंजाब और केपी में इलेक्शन ना कराए तो आर्टिकल 6 की वायलेशन होगी, आइन तोड़ने के मुतरादा होगा। ये सारा कुछ उन्होंने हासिल किया है। हुकूमत में आके शायद इनसे हुकूमत ना संभाली जाए, लेकिन अभी तक अगर इस वक्त सियासी सिनेरियो में किसी ने गेन किया है तो वो इमरान खान ने किया है, और नून लीग की गलतियों ने करवाया। ये मेरी असेसमेंट है, लेकिन मालिक साहब से मैं वैसे ही डरता हूं क्योंकि मैं आपको दूसरा व्यू पॉइंट दे रहा हूं। मैं भी यहां बैठ के किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको व्यू पॉइंट्स दे रहा हूं कि दूसरा व्यू पॉइंट क्या है। So basically, let's sum it up. आप ठीक फरमा रहे हैं। सर टेक्निकल सारे फरवरी में मैं ही कहता था कि इमरान खान इलेक्शन जीतेगा, लेकिन इन चीजों में शायद जो मुस्लिम लीग नून की एक हवा बनाया था कि इमरान खान नाहल है, नलायक है, हुकूमत नहीं चलती, वो सारा बोझ इमरान की नाहली का भी मौजूदा पीडीएम के गले पड़ गया। मेरा मौकफ ये है, मुझे मैं सम अप कर देती हूँ एक लाइन में, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम टैक्टिकल गोल्स मिस किए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो उन्होंने अपनी पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग कर ली है वो उनका एक मेजर गेन है जो कि इलेक्शन में उनको मदद देगा। सो ये उनके 10 महीने की मेरे नजदीक क्या पाया क्या खोया ये था। सो गुमे साहब सवाल बस इवेंचुअली आखिरी अब यही है मरियम साहिबा के ऊपर, बिकॉज उनकी एक क्लैरिटी तो आई है। देखिए मेरे सॉरी नहीं अच्छा, मरियम के लिए इस टाइम टोटल विन विन सिचुएशन है, और मैं ये थोड़ा सा इख्लाफ करूंगा कि जी वो नीचे जो है हमजा है वो नाराज होंगे। जितनी देर देखें शहबाज शरीफ साहब साथ रहे, उनको दरमियान में ऑफर्स भी आती रही साइड पे हो जाए, शहबाज शरीफ को इल्म था कि वोट नवाज शरीफ का मैं जरा आगे पीछे हुआ, कोई 2-4 महीने को हुकूमत मिलेगी, उसके बाद एल बी हिस्ट्री। वो 2 दफा चीफ मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर भी बन गए।